रोजाना 100 मिलियन का बेसिक बैलेंस अकाउंट में क्रेडिट हो चुका था, पर तुम्हें अभी तक एंजॉय करने का चांस भी नहीं मिला था। अगले ही पल पेरेंट्स ने तुम्हें जबरदस्ती मून यूनिवर्सिटी जाने वाली कार में बिठा दिया। मोबाइल बैंकिंग में वो होश उड़ाने वाले जीरोस देखकर और बाहर पीछे छूटते हुए नजारों को निहार कर तुम्हारा मन कर रहा था कि चलती कार से छलांग लगा दो। किसने सोचा था कि इतना बड़ा बिलियनियर अचानक यूनिवर्सिटी की मिलिट्री ट्रेनिंग के चक्कर में फंस जाएगा। दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी जो बेहद अजीब और ठंडी थी। होस्ट, ये बात किसी को नहीं बतानी है वरना सिस्टम खत्म हो जाएगा। धत तेरे की, जब सच बता ही नहीं सकते तो तुम्हें अपना गुस्सा पीकर पेरेंट्स के सामने एक्टिंग करनी पड़ी। लोचुआन, अच्छे से पढ़ाई करना। मम्मी की बात कानों में गूंज रही थी और तुम बस यूं ही सिर हिला रहे थे। दिल में तो चिल्ला रहे थे, क्या खाक पढ़ाई करूं, रोज 100 मिलियन मिल रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद जॉब करने के बारे में तो कोई पागल ही सोचेगा। कार आखिरकार मून ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी के गेट पर रुकी। पेरेंट्स को विदा करते ही तुम एकदम फ्री हो गए। ठीक उसी वक्त एक साफ सुथरी आवाज आई, सुनो, क्या तुम नए स्टूडेंट हो? नजर उठाई तो सामने एक लड़की थी जिसने ब्लू कलर की बेसबॉल कैप पहनी थी। लूज टी शर्ट और फिटिंग वाली स्पोर्ट्स पैंट में वो इतनी कूल लग रही थी कि नजरें हटाना मुश्किल था। शिन मुयान, सेकेंड ईयर की सीनियर, लुक के मामले में बिल्कुल टॉप क्लास। हेलो, मैं शिन मुयान हूँ, चलो तुम्हें तुम्हारी क्लास तक छोड़ देती हूँ। उसकी इस हेल्पफुल नेचर को देखकर तुम्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तुम्हारा पूरा ध्यान तो इस बात पर था कि कॉलेज से नाम कैसे कटवाया जाए। पर जैसे ही वो आगे बढ़ी, स्पोर्ट्स पैंट में उसकी चाल का स्टाइल देखकर तुम्हारी धड़कनें जैसे एक पल को रुक गई। जब उसने पूछा कि तुम्हारा होम टाउन कहाँ है, तो तुम्हारे दिमाग में बस वही सीन घूम रहा था। यहाँ तक कि तुम अपना नाम भी भूलने वाले थे। जल्दी से क्लास का रास्ता नोट करके तुम तुरंत वहां से निकल लिए। क्या क्लास और क्या मिलिट्री ट्रेनिंग, सब दिमाग से गायब। तुमने हाथ देकर एक टैक्सी रोकी। कहाँ जाना है? BMW शोरूम। टैक्सी वाले ने तुम्हें ऐसे देखा जैसे तुम मजाक कर रहे हो, पर तुम्हें फालतू की सफाई देने का कोई शौक नहीं था। शोरूम पहुंचते ही तुम सीधे उस ब्लैक X7 कार के पास गए। फुल पेमेंट, स्वाइप करो कार्ड, मुझे कोई डिटेल्स नहीं सुननी। फीमेल सेल्स गर्ल तो एकदम हैरान रह गई। उसकी रटी रटाई बातें मुंह में ही रह गईं। जब तुम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर रहे थे तो उसे शक होने लगा कि ये कोई नया स्टूडेंट नहीं बल्कि लाइफ का मजा लेने आया कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। जैसे ही तुमने साइन करके पेमेंट की, उस सेल्स गर्ल की आंखें चमक उठी मानो उसे कुबेर का खजाना मिल गया हो, और तुम चाबी लेकर सीधे उस ब्लैक मैट BMW X7 कार को लेकर निकल पड़े। तभी पेट में चूहे कूदने लगे। तुमने कार को रोड किनारे एक छोटे स्टॉल पर रोका। अभी एक बाउल नूडल्स खाए ही थे कि अचानक सामने वाले स्टॉल पर वही टैक्सी वाला बैठा दिखा जो तुम्हें छोड़कर आया था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। छोटे भाई, तुमने सच में कार खरीद ली? तुमने बस हल्की सी स्माइल दी और एक ऐसा सवाल पूछा जिससे उसके होश उड़ गए। हाँ भाई, खरीद ली। वैसे पास में पोर्श का शोरूम कितनी दूर है? सच तो ये है कि पूरी दोपहर तुम बिजी ही रहे। पहले तुमने एक पर्पल कलर की पोर्श टाइकन बुक की, फिर कार्ड स्वाइप करके एक ब्लैक पनामेरा फाइनल की। यही नहीं, तुम लैम्बोर्गिनी के शोरूम भी गए और एक चमचमाती हुई सुपर कार का ऑर्डर दे दिया। अफसोस बस इस बात का था कि इन महंगी कार्स का स्टॉक तुरंत अवेलेबल नहीं था, तो तुम्हें कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। इसके बाद तुमने बहुत सारे नए ट्रेंडी क्लोथ्स खरीदे और साथ में एक लेटेस्ट 3 फोल्ड स्मार्टफोन भी ले लिया। शाम को वो BMW X7 चुपचाप कैंपस में आ गई। मून सिटी में महंगी कार्स की कमी नहीं थी, इसीलिए इस कार ने ज्यादा अटेंशन नहीं खींचा। पर जैसे ही तुमने कार को कैंटीन के पास पार्क किया, तुम्हारी नजर बाहर खेल रही शिन मुयान पर गई जो अपनी फ्रेंड्स के साथ बैडमिंटन खेल रही थी। तुमने कार बंद की और बाहर आए। वही नॉर्मल क्लोथ्स पहनकर तुम सीधे उसकी तरफ गए और बोले, हेलो सीनियर। उसने जैसे ही पीछे देखा, एक बैडमिंटन कॉक सीधे उसके सिर पर जा लगी। आउच, उसके मुंह से निकला, पर चेहरे पर एक प्यारा सा शर्माना आ गया। उसने धीरे से पूछा, हेलो जूनियर, तुम्हारा नाम तांग लोचुआन है ना? तुमने बस एक हल्की सी स्माइल दी और ज्यादा बात बढ़ाए बिना बोले, हाँ सही कहा, मैं जरा खाना खाने जा रहा हूँ। लेकिन शिन मुयान की नजरें तुम्हारे और उस X7 कार के बीच घूम रही थी। उसके मन में अजीब सी फीलिंग आ रही थी। मुयान वो कौन था? उसकी सहेलियां तुरंत पास आ गईं और कार को देखने लगी। वाह यार, कॉलेज में कार लेकर आना बहुत बड़ी बात है, एकदम परफेक्ट चॉइस है। तभी एक ऐसी आवाज आई जिसे सुनकर गुस्सा आ जाए। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का सो कॉल्ड जीनियस जो ज्यू हाथ में स्नैक्स का पैकेट लिए अजीब सी स्माइल के साथ आया। मोयान, अभी तक खाना नहीं खाया? चलो साथ चलते हैं। उसने स्नैक्स आगे बढ़ाए, पर सीनियर के चेहरे पर साफ नाराजगी थी। उसने सीधे मना कर दिया, नहीं थैंक्स। पर जो ज्यू को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बेशर्मी से बोला, मुयान ऐसा मत करो, मेरा झांग टिंग से ब्रेकअप हो चुका है, अब गुस्सा थूको। शिन मुयान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हारा और झांगटिंग का जो भी सीन हो मुझे कोई मतलब नहीं है। हम तो ठीक से फ्रेंड्स भी नहीं है और मैं तुम्हें जानना भी नहीं चाहती, समझे? ये सब सुनकर तुम्हें अचानक कुछ याद आया और तुम फिर से शिन मुयान के पास गए। सीनियर, वो तुमने जो जियो के उतरे हुए चेहरे को देखा और फिर सीनियर से बोले, सॉरी सीनियर। उसने एक प्यारी सी स्माइल के साथ पूछा, क्या हुआ? तुम थोड़े झेंपते हुए बोले, कैंटीन में खाने के लिए शायद कोई कार्ड चाहिए होता है ना, मैं वो बनाना भूल गया। ये सुनते ही शिन मुयान ने अपना कार्ड निकाला और बोली, चलो मेरी तरफ से पार्टी। तुम्हें थोड़ा अजीब लगा? ये सही नहीं रहेगा, मैं अपनी क्लास के किसी बच्चे को देख लेता हूँ। तभी शिन मुयान की एक सहेली जोर से बोली, अरे कोई बात नहीं हैंडसम,
हम सब मिलकर तुम्हें खिला देंगे। ये देखकर झो जियो तुरंत बीच में कूदा। इतनी परेशानी की क्या बात है, जूनियर को ट्रीट में दे देता हूँ। तुमने पहली बार उसे ढंग से देखा, उसकी वो नकली स्माइल सच में इरिटेट करने वाली थी। तुमने साफ मना कर दिया, हेलो सीनियर, जब शिन सीनियर मुझे इन्वाइट कर रही हैं तो आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, मैं तो उन्हीं के साथ खाऊंगा, मेरी उनसे बातचीत है। एक पल में झो जियो का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। वहीं शिन मुयान तुम्हारी इस बेबाक बात पर हंस पड़ी। उसने कार्ड दिखाया और बोली, चलो भाई, वरना कैंटीन का अच्छा खाना खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तुम जो जियो को ऐसे बाएं करके आगे बढ़ गए जैसे कोई वॉचमैन हो। कैंटीन में जब शिन मुयान ने तुम्हारा ऑर्डर देखा तो उसे थोड़ा पछतावा होने लगा। तुमने सबसे महंगी चीजें चुन चुनकर पूरा टेबल भर दिया था, जिसका बिल पूरे 260 रुपए आया। एक लड़की ने पूछा, जूनियर क्या ये सब खत्म कर पाओगे? तुमने बाकी सबकी परवाह किए बिना ठाठ से कहा, ये सब हम सब मिलकर खाएंगे, मैं सीनियर को पैसे सेंड कर दूंगा, सो ये मेरी तरफ से हुआ। शिन मुयान कुछ कहना चाहती थी क्योंकि 200 से ज्यादा रुपए उसके लिए छोटे नहीं थे, पर तुमने तुरंत अपना नया 3 फोल्ड फोन निकालकर उसे दिखाया। मुझे अपनी आईडी दो, मैं ऐड करता हूँ। आसपास की लड़कियां हैरान हो गईं। ओ भाई, 3 फोल्ड फोन, भाई साहब घर की कंडीशन काफी सॉलिड लगती है। तुमने बिना किसी दिखावे के उसे ऐड किया और सीधे 300 रुपए ट्रांसफर कर दिए। शिन मुयान बोली, अरे ये तो ज्यादा है। तुमने मुंह में बाइट दबाते हुए कहा, कोई नहीं, रख लो, हेल्प के लिए थैंक्स। इसके बाद तुम बस खाना खत्म करने में बिजी हो गए, जैसे सदियों के भूखे हो। सुबह से कार की भागदौड़ में तुम्हें सच में बहुत तेज भूख लगी थी। सीनियर लड़कियां एक दूसरे को देख रही थीं। उन्हें लगा था कि तुम शिन मुयान को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, पर तुम्हारी इस स्पीड को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था। तुमने मुंह भरकर कहा, सीनियर्स आप लोग भी शुरू करो ना, शर्माओ मत। जब पेट अच्छे से भर गया तो तुमने टिश्यू से मुंह साफ किया और बहुत सीरियस होकर शिन मुयान को देखा। बाकी सहेलियां आपस में इशारे करने लगी कि लो भाई, अब असली बात शुरू होगी। शिन मुयान का दिल भी तेजी से धड़कने लगा, पर तुमने जो पूछा उसे सुनकर सब सन्न रह गए। मिलिट्री ट्रेनिंग से बचने का कोई तरीका है क्या? शिन मुयान को लगा उसने गलत सुन लिया और बाकी लड़कियां हंसने लगीं, पर तुम बिल्कुल सीरियस थे। यार बहुत थकावट होती है, मुझसे नहीं होने वाली। तुम्हारी इस मासूमियत पर शिन मुयान को हंसी आ गई। उसने कहा, हाँ, एक ही तरीका है कि तुम्हें कोई सीरियस बीमारी हो और डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिल जाए। तुम बहुत गहराई से इस बारे में सोचने लगे। शिन मुयान हैरान थी कि तुम सच में इतने सीरियस हो। तुमने कहा, ऑब्वियसली, वरना क्या? तभी बाहर अचानक जोर से बिजली कड़की। सब डर गए, पर तुम खुशी से उछल पड़े। अरे वाह, भगवान ने सुन ली। तुमने फोन निकाला, कुछ चेक किया और जोर से हंसने लगे। हा हा हा, अगले 10 दिन तक भारी बारिश का अनुमान है। अब ट्रेनिंग तो खुद मौसम ही कैंसिल करवाएगा, मेरी कोई गलती नहीं है। फिर तुम अपनी ही थ्योरी समझाने लगे। सीनियर, मैंने अभी सर्च किया, अपने कॉलेज के ग्राउंड का ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब है कि बारिश में वो स्विमिंग पूल बन जाता है। यहाँ का पुराना रूल है कि बारिश में ट्रेनिंग बंद रहती है। तुम फ्लो में कुछ और बोलने वाले थे। तुम्हें क्या पता कि रोज 100 मिलियन, मेरा मतलब है रोज शांति से बैठकर लाइफ के बारे में सोचना कितना अच्छा लगता है। शिन मुयान ने आंखें छोटी करके पूछा, तुमने अभी 100 मिलियन जैसा कुछ कहा क्या? तुमने बात संभालते हुए कहा, अरे नहीं, तुमने गलत सुना, मैंने कहा एक सुकून। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और शिन मुयान को ठंड लगने लगी। तुमने बिना सोचे समझे अपनी कार की डिक्की से एक ब्रांड न्यू प्राडा की जैकेट निकाली, जिस पर 21,800 का प्राइस टैग लगा हुआ था। तुमने बहुत तमीज से वो जैकेट उसे दी। ये लो, पहन लो। बिल्कुल नई है, मैंने भी अभी तक नहीं पहनी। शिन मुयान ने उस महंगे टैग को देखा, थोड़ा हिचकिचाई, पर फिर रख ली। थैंक यू सो मच, यूज करके वापस दे दूंगी। इसके बाद तुम सब क्लास की तरफ बढ़े। तभी एक लड़के ने तुम्हें आवाज दी, सुनो भाई, तुम रूम नंबर 502 के हो ना? तुमने हाँ कहा और उसके पास बैठ गए। बातों बातों में पता चला कि उसका नाम जोची है और वो तुम्हारा रूममेट है। जोची बड़े प्राउड से बोला, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मेरी तो अभी अभी बनी है, कहो तो तुम्हारी भी बात चलाऊं। तुमने मन ही मन सोचा कि वाह यार, मैं दोपहर भर पैसे खर्च कर रहा था और ये भाई रिलेशनशिप स्टेटस अपडेट करने में बिजी था। तुमने जैसे ही मना करना चाहा, तभी दूसरे रूममेट झांग मिंग ने धीरे से कहा, देखो वो आ गई जियांग जिंगे हुए। सबकी नजरें क्लास के गेट पर टिक गईं। बाहर की बारिश जैसे उसके लिए एक बैकग्राउंड सीन बन चुकी थी। उसने ब्लैक कलर का हाई नेक स्वेटर, लूज पैंट और व्हाइट कैनवास शूज पहने थे। कोई तामझाम नहीं, पर वो इतनी अट्रैक्टिव और शांत लग रही थी मानो किसी पेंटिंग से बाहर आई हो। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। लड़कियां उसे देख रही थीं और लड़के बस उसे निहार रहे थे, पर किसी में पास जाने की हिम्मत नहीं थी। जोची ने फुसफुसाते हुए कहा, भाई साहब क्या गजब दिखती है, बाकी सब इसके सामने फीके हैं। पर तुमने मन में सोचा, ये लड़की कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रही है। वो चुपचाप आई, अपना बैग रखा और बैठ गई, जैसे क्लास के बाकी लोग उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। उस क्लास का माहौल एकदम शांत हो गया। झांग मिंग ने तुम्हें कोहनी मारी, क्या विचार है, ट्राई करोगे बात करने का? तुमने कहा, तुम खुद क्यों नहीं जाते? झांग मिंग ने उदास होकर कहा, अपना वो लेवल कहाँ भाई, ऐसी लड़कियां अपने हाथ आने से रही। तुमने भी एग्री किया। जियांग जिंगयुए सच में किसी बर्फ की चट्टान जैसी थी। उसके कंपैरिजन में शिन मुयान बिल्कुल सनशाइन जैसी थी, जिससे तुरंत पॉजिटिव वाइब्स आती थी। तुम्हारे पास पैसा था, पर तुम किसी के पीछे भागने वाले नहीं थे। तभी एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, हेलो एवरीवन। शिन मुयान हाथ में कुछ फाइल्स लिए अंदर आई और उसने वही प्राडा जैकेट पहनी हुई थी। उसकी नजरें क्लास में घूमते हुए तुम पर रुकी और एक प्यारी सी स्माइल आई। उसने अपना इंट्रो दिया, मैं सेकंड ईयर से शिन मुयान हूँ, स्टूडेंट काउंसिल के कल्चरल डिपार्टमेंट से। आज की क्लास मैं ही संभालूंगी। उसने ताली बजाकर कहा, इस बैच में बॉयज और गर्ल्स की संख्या ऑलमोस्ट सेम है, सो आप लोगों के पास
सिंगल से मिंगल होने का अच्छा चांस है। पूरी क्लास हंस पड़ी और सब रिलैक्स हो गए। चलो अब फर्स्ट रो से सब अपना इंट्रो देना स्टार्ट करो। तुम्हारा ध्यान तो फोन पर था, जहां तुम मून सिटी के सबसे महंगे रेस्टोरेंट सर्च कर रहे थे कि अगर कल ट्रेनिंग नहीं हुई तो कहाँ खाना खाने जाना है। लोचुआन तुम्हारी टर्न है। जो ची ने तुम्हें हिलाया, तुमने सिर उठाया तो देखा सब तुम्हें ही देख रहे हैं। यहाँ तक कि आगे बैठी जियांग जिंगयुए ने भी पीछे मुड़कर देखा। वैसे सबका ध्यान तुम्हारे उस अनोखे 3 फोल्ड फोन पर ज्यादा था। तुमने बोलना शुरू किया, हेलो मेरा नाम तांग लोचुआन है, मैं शुई सिटी से हूँ। शिन मुयान ने हंसकर पूछा, कोई हॉबी? तुमने कह दिया, स्पोर्ट्स खेलना पसंद है। हालांकि तुम्हें इन सब में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद बाकी लड़कों ने अपने अपने तरीके से शो ऑफ करना शुरू किया। एक फैशनेबल लड़के ने अपनी महंगी वॉच दिखाते हुए कहा, मेरा नाम चेंग हाओ है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मुझे गोल्फ खेलना पसंद है, पास में ही एक अच्छा क्लब है, कभी सबको लेकर चलूंगा। उसने जियांग जिंगयुए की तरफ देखा पर उसने नोटिस तक नहीं किया, वो बस अपनी बुक में कुछ लिख रही थी। चेंग हाओ का चेहरा उतर गया। फिर एक और लड़का खड़ा हुआ जिसने चश्मा पहना था। मेरा नाम सन लेई है, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, आजकल 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड पढ़ रहा हूँ। ऐसी बुक्स ओरिजिनल लैंग्वेज में ही अच्छी लगती है, मैं स्कूल में स्पेनिश पढ़ चुका हूँ। उसने जैसे ही खत्म किया, जियांग जिंगयुए ने बस अपनी बुक का पेज पलटा। तुम ये सब देखकर मन ही मन हंस रहे थे कि भाई साहब एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट है यहाँ। सीधे पैसे की बात कोई नहीं कर रहा पर शो ऑफ पूरा है। पर जियांग जिंगयुए पर इन सब का कोई असर नहीं था। शिन मुयान ने जियांग जिंगयुए की तरफ देखा, अब तुम्हारी टर्न है। उसने जियांग को देखते हुए एक नजर तुम पर भी डाली, क्योंकि बाकी सब लड़के तो जियांग को सुनने के लिए बेताब थे और तुम अकेले फोन में बिजी थे कि विला खरीदना बेहतर है या कोई बड़ा अपार्टमेंट। शिन मुयान ने टोका, तांग लोचुआन ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तुमने फोन पॉकेट में रखा। जब नजर उठाई तो देखा जियांग जिंगयुए भी तुम्हें देख रही थी। सॉरी, तुमने नॉर्मली कहा। उसने भी बहुत शांत आवाज में कहा, इट्स ओके। ये उसकी क्लास में पहली लाइन थी। फिर उसने अपना इंट्रो दिया, मेरा नाम जियांग जिंगयुए है, मैं यहीं की हूँ और मेरा घर वाइटन में है। वाइटन सुनते ही क्लास में जैसे सन्नाटा पसर गया। सबको समझ आ गया कि इसका क्या मतलब है। वाइटन में प्रॉपर्टी की कीमत और वहाँ के विंटेज हाउसेस की वैल्यू सबको पता थी। किसी ने धीरे से पूछा, क्या वहाँ कोई पुराना विंटेज विला है? जियांग जिंगयुए ने बस एक छोटी सी स्माइल दी, जिसका मतलब हाँ था। सब समझ गए कि यह तो कोई बहुत बड़े खानदान की लड़की है, क्योंकि वहाँ की सबसे छोटी प्रॉपर्टी भी कम से कम 90 मिलियन से ऊपर की होती है। बस इतना ही? शिन मुयान ने पूछा। हाँ इतना ही। जियांग जिंगयुए वापस मुड़ गई। पर तुम्हारे कान में 2 वर्ड्स अटक गए, विंटेज विला और वाइटन। सुनने में ही बहुत महंगा लग रहा था, मतलब तुम्हारे काम की चीज थी। क्लास खत्म हुई और बाहर बारिश भी थम चुकी थी। जिंगयुए, शिन मुयान ने उसे आवाज दी। यस सीनियर। जियांग रुकी। आपको प्राडा पसंद है, पर ये तो मेंस कलेक्शन का है, थोड़ा बड़ा नहीं है। उसने जैकेट पहचान ली थी। शिन मुयान थोड़ा शर्मा गई। अरे नहीं, ये मेरा नहीं है, दरअसल वो जूनियर के क्लोथ्स पहने थी। ये कैसे बताती? पर जियांग जिंगयुए ने अपने हिसाब से अंदाजा लगा लिया। आपके बॉयफ्रेंड का है, चॉइस अच्छी है। ये जैकेट 20,000 से ऊपर की है। तुमने तो बस हेल्प करने के लिए भीग रही सीनियर दीदी को अपनी जैकेट दे दी थी, पर वो उस कपड़े को छूकर हैरान होते हुए बोली, ये बेकार सा कपड़ा 20,000 से ज्यादा का है भाई साहब। वहाँ मौजूद सब लोग चौंक गए। सबकी नजरें तुम पर टिक गईं। पर तुम तो सीरियस होकर बाहर देख रहे थे। दिल में भड़ास चल रही थी कि वेदर रिपोर्ट वाली बारिश अचानक कैसे रुक गई। अब तो परेड पक्की है। तभी अमित एकदम घबराया हुआ तुम्हारे पास आया और पूछने लगा, राहुल तुम्हारी ये जैकेट सच में 20,000 की है? तुम इस आवाज से होश में आए और लापरवाही से बोले, मुझे नहीं पता यार, बहुत सारे खरीदे थे, मुझे नहीं मालूम कौन सा कितने का है। वो तो एकदम हैरान रह गई। तुमने पूछा नहीं क्या? तुमने नॉर्मल होकर कहा, मैं ये क्यों पूछूं, वो रेट कम तो करते नहीं। इस अजीब लॉजिक ने अमित का दिमाग हिला दिया। पास खड़ी शांत रहने वाली सुंदर लड़की ईशा अचानक हंस पड़ी। तुमने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। तुम्हें कोई जोक सूझा है क्या? पर ईशा और तेजी से हंसने लगी। पेट पकड़कर हंसते हंसते बोली, तुम चुप रहो। उसकी वो शांत इमेज एकदम खत्म हो गई। तुम सोच में थे कि तभी अमित फिर जैकेट की बात पर आ गई। इस पर पानी लग गया था, मैं साफ करके वापस कर दूंगी। तुमने हाथ हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, तुम रख लो, वैसे भी मेरे पास बहुत है। तभी एक चेक शर्ट वाला लड़का 2 छाते लेकर तेजी से आया। चेहरे पर नकली हंसी थी। अमित, मैं खास तुम्हारे लिए आया हूँ। अमित ने तुरंत मुंह बनाया और तुम्हारे पास खिसक गई। मगर उस लड़के विकास की नजर सीधे उसकी जैकेट पर गई और उसने हंसते हुए कहा, ये कॉपी मस्त की है, आजकल फर्स्ट कॉपी बहुत सही बनने लगी है। वहाँ एकदम सन्नाटा छा गया। तुमने बाहर देखना बंद किया और उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी नजर बहुत तेज है, 3 मीटर दूर से ही असली नकली पहचान लिया। विकास ने सीना तानकर कहा, हाँ बिल्कुल, मेरी कजिन बाहर से सामान मंगवाती है, ये असली होती तो 20,000 की होती। हमारे कॉलेज में कोई स्टूडेंट इसे नहीं पहन सकता। तुमने कान खुजलाते हुए उसे बीच में ही रोका। मैं पहन सकता हूँ। विकास का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। वो कुछ बोलता कि तुम्हारा दोस्त सागर क्लास से भागा हुआ आया, हाथ में बीवा कार BMW की चाबी थी। राहुल, तुम्हारी चाबी टेबल पर रह गई थी, ये तुम्हारी है क्या? तुमने जेब देखी और चाबी ले ली। थैंक्स भाई, मेरी मम्मी सही कहती है कि मैं चीजें भूल जाता हूँ। फिर तुम अमित की तरफ घूमे। सीनियर दीदी, मैं कार से छोड़ देता हूँ, हॉस्टल दूर है ना? विकास का चेहरा और खराब हो गया, पर वो चाबी को देखकर अपनी बात पर अड़ा रहा। भाई कौन सी कार है? तुमने आराम से कहा, X7 X7। विकास के चेहरे पर बकवास हंसी थी। उसे लगा तुम छोटी कार का नाम लोगे। उसने इंसल्ट करने का सोच रखा था कि वो कार तो कोई नहीं खरीदा, पर X7 सुनते ही उसके होश उड़ गए। उसने दिमाग पर जोर दिया, तब जाकर उसे इस नाम और उस लाखों की बड़ी कार का कनेक्शन समझ आया।
हाथ के छाते बहुत भारी लगने लगे। तुमने उसे देखा और मासूमियत से पूछा, तुम्हें कार की समझ है? तुम कौन सी चलाते हो? विकास पीछे हटा और सूखी आवाज में बोला, राहुल भाई मुझे काम है, मैं चलता हूँ। यह कहकर उसने छाता वहीं फेंका और भाग गया। तुम्हारी X7 कार में आगे वाली सीट पर अमित बैठी थी। बाहर फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। तुम्हारा मूड मस्त हो गया, मौसम ने साथ दे दिया। परेड कैंसिल। पर पास बैठी अमित तुम्हें चुपके से देख रही थी। दिल में हलचल थी कि ये इतना खुश मेरी वजह से है क्या। तभी ग्रुप पर मैसेज आया कि परेड की जगह सिर्फ क्लास में बैठना है। पीछे बैठा सागर रोने लगा, पर तुमने अचानक पूछा, पास में एक शाही होटल है, वहाँ कौन गया है? कार में सब शांत हो गए। सिर्फ ईशा ने कहा, मैं गई हूँ दोस्तों को पार्टी देने के लिए। सही है, एक बार का कुछ हजार से बहुत ज्यादा तक का खर्चा आता है, ड्रिंक्स का अलग। तुमने सिर हिलाया। अगले ही पल तुमने कहा, कल मेरी तरफ से पार्टी, चलोगे? सब फिर शांत हो गए। अभी मिले ही थे और इतने महंगे होटल में पार्टी। सबको लगा इस बंदे के पास बहुत पैसा है। किसी ने जवाब नहीं दिया तो तुम रईस अंदाज में बोले, कोई है क्या? कोई नहीं जाएगा तो मैं अकेला जाऊंगा। विकास, दूसरे दोस्त ने बात संभाली, राहुल इतना खर्चा मत करो। पर तुम्हारे दिमाग में प्लान था, पैसे खर्च करके लाइव देखनी है। एक हफ्ते बाद कह दूंगा कि शेयर मार्केट से कमाए हैं, फिर मम्मी पापा को भेजकर खुद ऐश करूंगा। बस रोमांस के मामले में तुमने अमित को देखा और शीशे से ईशा को भी देखा। अमित सोच में थी, जाना चाहती थी पर शर्म आ रही थी। जब तक सब न कहें वो हाँ नहीं कहना चाहती थी। पर तुमने उसका मन भांप लिया और कहा, सीनियर दीदी तुम चलोगी? मुझे काम है। अमित का चेहरा लाल हो गया। उसने बाहर देखना शुरू किया। बाहर भीगते स्टूडेंट्स को देखा और फिर खुद को इस लाखों की कार में पाया। उसे एक बड़ा फर्क महसूस हुआ। मन में आया कि अगर इसकी लाइफ पार्टनर बन जाऊं तो ऐसी ही शानदार लाइफ होगी। तुमने साफ साफ कह दिया, देखो तुम सब नहीं जा रहे तो दीदी भी नहीं जा रही। इस साफ बात से सब नॉर्मल हुए। सागर ने आगे होकर कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं चलूंगा। विकास भी बोला, मैं भी आऊंगा। अमित ने अपनी तमीज दिखाते हुए धीरे से कहा, हम सब पैसे आधे आधे बांट लें। विकास ने तुरंत मना किया, फिर मैं नहीं जाऊंगा। इतना पैसा किसके पास है? अमित को लगा उसने गलत बोल दिया। चेहरा गर्म हो गया। मैं तुम सबको चाय पिला दूंगी। उसकी आवाज बहुत धीमी हो गई। तुम्हें लगा लड़की अच्छी है, किसी का एहसान नहीं चाहती, पर तुम जानते थे कि वो ये खर्चा नहीं उठा पाएगी। तुमने हाथ से इशारा किया, चाय की जरूरत नहीं, जब सब तैयार हैं तो कल शाम को क्लास के बाद मिलते हैं। इतने में कार का माहौल फिर बदला। ईशा कार के गेट के पास बैठी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा था क्योंकि तुमने उसे इनवाइट नहीं किया था। जब सागर ने तुम्हें धीरे से कहा, राहुल ईशा भी है, तुमने तब ध्यान दिया और सीधे नाम लेकर कहा, ईशा तुम आओगी? आवाज में कोई सॉफ्टनेस नहीं थी। तुम्हें लगा वो नखरे वाली लड़की मना कर देगी, वो अमीर है तो तुम्हारे पैसे से इंप्रेस नहीं होगी। पर ईशा कुछ सेकंड रुककर बोली, ठीक है, जब तुम पार्टी दे रहे हो तो तुमने ये सोचा नहीं था। तुमने कहा, अच्छा मुझे लगा तुम मना करोगी तो हम चार ही चलते। सागर ने तुम्हें मारा। उसने हाँ कहा है। अच्छा ठीक है। तुम एकदम हैरान थे। तुमने ईशा को देखा और सोचा, यह लड़की अजीब है, इसके पास पैसे की कमी नहीं है, फिर भी क्यों आ रही है? कार गर्ल्स हॉस्टल के सामने रुकी। गेट खुला और अमित जैसे ही उतरी सब उसे देखने लगे। अरे अमित, इतनी बड़ी कार से आई हो, किसने छोड़ा? ये हैंडसम लड़का कौन है? चेहरा क्यों लाल है? उसकी सहेलियां मजे लेने लगी। अमित ने मना किया, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रही हो। एक लड़की बोली, मुझे कोई ऐसी कार से क्यों नहीं छोड़ता? सब लोग तुम्हारी कार को और अमित के सुंदर चेहरे को देख रहे थे। कई लड़कों का दिल टूट गया। पर तभी ईशा भी अपना बैग लेकर कार से नीचे उतरी। वहां मौजूद सब लोग हैरान रह गए। एक सुंदर लड़की कम थी जो अब दूसरी भी उतरी। इस कार में ऐसा क्या जादू है? ईशा ने किसी की परवाह नहीं की, बस अमित से कहा, सीनियर दीदी कल शाम को मिलते हैं। हाँ। तुमने बाएं कहा और कार लेकर आगे बढ़ गए। अरे लुओ छुआन, शेन मुयान ने अचानक आपको आवाज दी। न जाने कब उनके बात करने का अंदाजा इतना क्लोज हो गया था। क्या हुआ? उन्होंने बस हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। कार तेजी से निकल गई। हाँ, पर आपके बारे में अफवाहें पूरे कैंपस में आग की तरह फैल गईं। आज की रात कुछ लोगों की नींद उड़ना तय था। इसी बीच बॉयज हॉस्टल में जो जीव ग्रुप में शेन मुयान के BMW X7 में बैठने का वीडियो लगातार देख रहा था, उसका चेहरा गुस्से से पीला पड़ चुका था। ओ जो, तुम्हारी इमेज का तो कबाड़ा हो गया, कोई तुम्हारी क्रश को ले उड़ा। रूममेट ने मजाक उड़ाया। जो जीव चिढ़कर बोला, बकवास मत करो, ये जो नया जूनियर आया है काफी अमीर है यार, वही BMW वाला। किसको नहीं पता, थर्ड ईयर वालों में भी इसकी बातें चल रही हैं। तभी रूममेट ने थोड़ी हिकारत से कहा, ये नए बच्चे भी बड़े खिलाड़ी हैं, साले रेंट पर कार लेकर लड़कियां पटाते हैं, कमाल के जीनियस हैं। रेंट पर? जो जीव की आंखों में चमक आ गई। और नहीं तो क्या, रूममेट बेड पर बैठ गया। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, घर वाले चाहे जितने भी अमीर हों, कॉलेज आने के लिए 1.5 मिलियन 15 लाख की कार थोड़े ही दे देंगे। ली मिंगहाओ की फैमिली साल के लाखों कमाती है, क्या उसके पापा ने उसे कार दी? सुन, झुनकाई के पास 3 फ्लैट हैं, क्या वो कार से कॉलेज आता है? जो जीव जितना सुन रहा था उतना ही एक्साइटेड हो रहा था। बिल्कुल सही, घर वाले अमीर हों तो भी इतना सिर पर नहीं चढ़ाते। इस लड़के ने पक्का कार रेंट पर ली है। रूममेट ने एक और सीक्रेट खोला। ली मिंगहाओ और उसके दोस्त अक्सर बाहर से फेरारी रेंट पर लेते हैं और दूसरे कैंपस में जाकर लड़कियां पटाते हैं। अपने कैंपस में क्यों नहीं, यहाँ जानने वाले बहुत हैं, पोल खुलने का रिस्क रहता है। ये लड़का बस नया है, कोई इसे जानता नहीं, इसलिए टोरेबाजी करने की सोच रहा था साला। जो जीव झटके से खड़ा हो गया। अगर ऐसी बात है तो मैं भी एक कार रेंट पर लेना चाहता हूँ, कोई कांटेक्ट है क्या? हाँ,
एक्स 7 का एक दिन का 1200 है। जो ज्यू की आंखें चमक उठी और उसके चेहरे पर एक अमीनी मुस्कान आ गई। मैं पोर्शे रेंट पर लेना चाहता हूँ। लड़कियों को पोर्श ही पसंद आती है ना। जो ज्यू बहुत एक्साइटेड था। उसे लग रहा था कि सामने वाले की बेइज्जती करने का मौका खुद चलकर आया है। उसने तुरंत सारे ग्रुप्स में अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। इसी समय गर्ल्स हॉस्टल में शेन मुयान जैसे ही कमरे में आई, उसकी सहेली वांग फेंग फेंग तुरंत पास आ गई। मुयान, आज उसी लड़के ने तुम्हें ड्रॉप किया क्या? हाँ, उसके क्लॉथ्स उसे वापस देना भूल गई, वॉश करके दे दूंगी। शेन मुयान ने थककर अपना जैकेट उतारा। अंदर के स्पोर्टस वियर में उसकी अट्रैक्टिव बॉडी साफ दिख रही थी, जिसे देखकर कोई भी जल जाए। दूसरी रूममेट ली जियाकी ने बेड पर करवट ली और छानबीन वाले अंदाज में बोली, मेरे बॉयफ्रेंड ने आज बताया कि उनकी क्लास के जो ज्यू और लियू यांग दोनों का मूड बहुत खराब था। शेन मुयान ने इग्नोर किया। उसे कॉलेज में ही बॉयफ्रेंड को हस्बैंड बोलने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये लीजिया की साल में 3-4 अमीर बॉयफ्रेंड बदलती थी, लड़कों को अपनी उंगलियों पर नचाती थी और ऊपर से शो ऑफ करती थी कि उसने खुद का एक पैसा भी खर्च नहीं किया। वांग फेंग फेंग ने उस 20,000 से ज्यादा की कीमत वाले जैकेट को बहुत ध्यान से छूते हुए कहा, ये क्लॉथ सच में 20,000 से ज्यादा के हैं। मैंने भी दूसरों से सुना था। शेन मुयान ने नॉर्मली कहा, खराब मत करना, मैं इसका हर्जाना नहीं भर पाऊंगी। तभी ली जियाकी अचानक उठ बैठी और 4 फैंसी मीटर दूर से ही दावा ठोक दिया, इसका कलर ठीक नहीं है, इसका स्टाइल भी अजीब है, असली नहीं लगता, लाओ मुझे देखने दो। वांग फेंग फेंग ने ना समझी में वो जैकेट आगे बढ़ा दिया। ली जियाकी ने उसे छूकर ऐसे नाटक किया जैसे वो बहुत बड़ी एक्सपर्ट हो और बोली, इसका टेक्सचर भी सही नहीं है, फेक है। उसने जैकेट को लाइट के सामने करके काफी देर तक देखा, फिर एक शातिर मुस्कान के साथ बोली, मोयान, इस बार तुम धोखा खा गई। इसकी सिलाई और इसके मेटल पार्ट्स देखकर साफ पता चल रहा है कि ये ग्वांगजो के वायुन एरिया का फर्स्ट कॉपी माल है। वांग फेंग फेंग हैरान रह गई, ऐसा कैसे हो सकता है? वो जूनियर BMW X7 चलाता है, कार तो। ली जियाकी ने हंसते हुए बेड से नीचे कदम रखा। आजकल के लड़के बड़े चालाक होते हैं, पैसे देकर कार रेंट पर ले आते हैं, किसको पता चलता है। ग्रुप्स में सब कंफर्म हो चुका है कि उस जूनियर की कार रेंट की है। सच तो ये था कि ली जियाकी को लग्जरी चीजों की कोई समझ नहीं थी, बस शॉर्ट वीडियो देखकर कुछ स्टेप्स सीख लिए थे और नाटक कर रही थी। पर इन नासमझ सहेलियों के सामने वो खुद को एक्सपर्ट साबित कर चुकी थी। अगर पहले की बात होती तो शायद शेन मुयान भी मान जाती, पर आज जियांग जिन्युए ने खुद कहा था कि ये क्लॉथ्स असली हैं। क्या जियांग जिन्युए भी गलत हो सकती है? तभी वांग फेंग फेंग ने चौंकते हुए अपना फोन आगे किया। कैंपस ग्रुप में तो बवाल मच गया है, तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें हो रही हैं। कुछ लोग तो कॉलेज से उसे रेंट की कार से शो ऑफ करने के लिए पनिशमेंट देने की मांग कर रहे हैं। गरीब स्टूडेंट का नाटक वाला वर्जन। अफवाह थी कि वो बहुत गरीब है, सरकारी मदद पर जीता है, पर अमीर ग्रुप में शामिल होने के लिए लोन लेकर कार रेंट पर लाया और फेक क्लॉथ्स खरीदे। अब उस पर भारी कर्ज है। प्रोफेशनल फ्रॉड वाला वर्जन। पूरे कॉलेज की लड़कियों को वार्निंग दी जा रही थी कि वो एक नंबर का धोखेबाज है और स्कूल टाइम से ही ऐसा करता आ रहा है। अमीर औरत के टुकड़ों पर पलने वाला वर्जन। ये बात तो बहुत मिर्च मसाला लगाकर फैलाई गई थी कि उसकी BMW X7 एक 40 साल की अमीर औरत ने गिफ्ट की है और वो उसका कीमती टॉय है। यहाँ तक कि कॉलेज के अनाम पोस्ट वाले पेज पर भी किसी ने लिख दिया था कि BMW के शोरूम में इस नाम का कोई कस्टमर ही नहीं है और उसके क्लॉथ्स पूरी तरह फेक हैं। कमेंट्स में लोग मजे ले रहे थे। मैं तो पहले ही कहता था, फर्स्ट चुची का स्टूडेंट X7 कैसे ला सकता है? शेन मुयान की किस्मत ही खराब है, पहले ही दिन ऐसे फ्रॉड के चक्कर में फंस गई। मैंने वार्डन को ये सेंड कर दिया है, कॉलेज का माहौल खराब करने वालों को सबक मिलना चाहिए। शेन मुयान ये सब बकवास पढ़कर बहुत परेशान हो गई। ली जियाकी ने आग में घी डालते हुए कहा, बिना आग के धुआं नहीं निकलता मुयान। अगर उस लड़के में कोई कमी नहीं होती तो लोग ऐसा क्यों कहते? पक्का उसमें ही कोई प्रॉब्लम होगी, भले ही बातें थोड़ी बड़ा चढ़ाकर कहीं जा रही हो। लड़के वैसे भी बहुत मिर्च मसाला लगाते हैं। शेन मुयान घबरा गई। तो अब मैं क्या करूं? ली जियाकी ने तुरंत आइडिया दिया, कल उसके क्लॉथ्स उसे वापस करो और उससे दूरी बना लो, कुछ समय बाद सब भूल जाएंगे। शेन मुयान के मन में अभी भी शक था, उसे वो लड़का ऐसा नहीं लगा था। अगर वो कार से लड़कियों को फंसाना चाहता तो उसे और ज्यादा मक्खन लगाना चाहिए था ना। दूसरी तरफ बॉयज हॉस्टल में आपको इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। आप आराम से बेड पर लेटकर शॉर्ट वीडियो देख रहे थे और सुंदर लड़कियों के वीडियो पर बिना सोचे समझे कुछ कॉइन्स सेंड कर रहे थे, जिसमें आपके पूरे 50 पैसे खर्च हुए। आपके पास बहुत पैसा था, पर आप बेवकूफ नहीं थे। झांग मिंग और जो क्यों परेशान होकर आपके बेड के पास आए। लुओ चुआन, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है? गुस्सा नहीं आ रहा? कॉलेज एक्शन ले सकता है इस पर। आपने बिना आंखें उठाए कहा, मैं क्यों गुस्सा करूं? उल्टा आप तो ये सोच रहे थे कि अगर कॉलेज आपको निकाल दे तो पढ़ाई का झंझट ही खत्म हो जाए। ये सोचते ही आपने ट्रैवल ऐप खोला और कॉलेज से निकाले जाने के बाद घूमने का प्लान बनाने लगे। अगली सुबह जो क्यूई ने आपको जगाया। एक नया दिन और फिर से 100 मिलियन आपके अकाउंट में आ चुके थे। फ्रेश होने के बाद फोन पर 2 मैसेज आए। एक जियांग जिन्युए की फ्रेंड रिक्वेस्ट थी और दूसरा शेन मुयान का मैसेज था, तुम्हारे क्लॉथ्स बाद में दूंगी, कल वॉश किए थे तो अभी सूखे नहीं है। आपने तुरंत जियांग जिन्युए की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और शेन मुयान को रिप्लाई किया, ठीक है। इसके बाद आप और आपके रूममेट्स अम्ब्रेला लेकर बारिश में निकल पड़े। कार क्यों नहीं चलाई? झांग मिंग और जो क्यूई ने कल रात आपको एक गेम में 60,000 से ज्यादा रुपए उड़ाते हुए
अपनी आंखों से देखा था, इसीलिए वो इंटरनेट की अफवाहों पर बिल्कुल यकीन नहीं कर रहे थे। झांग मिंग ने पूछा, लुओ चुआन, तुम ऐसे गेम्स पर इतने पैसे क्यों खर्च करते हो जिनमें पैसे से पावर मिलती है? फेयर गेम्स क्यों नहीं खेलते? आपने सीधा जवाब दिया, जब मेरे पास इतना पैसा है तो मैं फेयर गेम क्यों खेलूं? बात करते हुए आप लोग गर्ल्स हॉस्टल के पास पहुंचे। जियांग जिन्युए अम्ब्रेला ली खड़ी थी, ब्लैक हाईनेक इनर और येलो लॉन्ग श्रग में। उसका लुक हमेशा की तरह बहुत शांत और क्लासिक था, पर उसके आसपास कई लड़के मंडरा रहे थे। उसे इस अंदाज में देखकर आपने धीरे से कहा, ऐसा लगता है जैसे इसका सब कुछ लुट चुका हो। तभी एक लड़का बहुत प्यार से उसके लिए गर्म नाश्ता लेकर आया। जियांग जिन्युए ने बिना देखे ही कह दिया, जरूरत नहीं है। दूसरा लड़का एक सस्ता सा बुके लेकर आया। जियांग जिन्युए ने उसकी तरफ देखा और ठंडे अंदाज में बोली, पसंद नहीं है, और ये फ्लावर्स बहुत सस्ते हैं। आप फिर बुदबुदाए, इतना भाव खा रही है, कोई दे रहा है वही बहुत है, नखरे तो देखो इसके। तभी तीसरा लड़का एक ब्रांडेड कॉस्मेटिक बैग लेकर आया और एक महंगी क्रीम गोंग लाओ ऑफर की। जियांग जिन्युए ने उसे हाथ में लिया, बस एक नजर देखा और तुरंत वापस करते हुए बहुत ही ठंडे लहजे में कहा, खराब क्वालिटी है और बहुत थिक है, दम घुटता है इस ब्रांड का। मैं एली में यूज करती हूँ, ये बहुत सस्ता है। मैं जो यूज करती हूँ वो 3000 से ऊपर की एक शीशी आती है, अच्छे से याद नहीं, सच में देना है तो दिल से दो। ये बात सुनते ही वहाँ मौजूद लड़के एकदम शांत हो गए। ये लड़की बिल्कुल बेवकूफ नहीं थी, बल्कि बहुत रियलिस्टिक थी। जो ची ने पास से आपको कोहनी मारी। भाई साहब, इस लेवल की लड़की को तू संभाल पाएगा क्या? जो ची ने उत्सुकता से पूछा। आपने त्योरियां चढ़ा ली, मैंने अभी अभी मन में इसके अकेले होने की कामना की थी और तू मुझे इसे पटाने को कह रहा है, भाग यहाँ से। पर आप जैसे ही जाने लगे, जियांग जिनेत की नजर आप पर पड़ गई। उसने आहिस्ता से आवाज दी, टैंग लोचुआन। आप चौंक गए। उसने फिर पूछा, कैंटीन जा रहे हो? आप तुरंत हकलाने लगे। मैं सबको लगा कि आप नर्वस हो गए हैं, पर किसी को क्या पता था कि आपने इतनी देर सोचने के बाद शर्माते हुए एक बात कही, मैं किसी के लिए खाना लेकर नहीं आता, चमचे ऐसा काम करते हैं, बिल्कुल चांस नहीं है। कमाल की बात यह हुई कि जियांग जिनेत के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने मुंह पर हाथ रखकर हल्की सी हंसी बिखेरी। साथ चलते हैं, मैं भी वहीं जा रही हूँ, खाना लाने को नहीं कहूंगी। ये कहते हुए उसने अपना मील कार्ड निकाला। वैसे भी रात को तुम मुझे ट्रीट दोगे, सही ना? आपने अपनी बिल्कुल खाली जेब को छुआ। तब याद आया कि आपने अभी तक अपना मील कार्ड नहीं बनवाया है। जब उसने खुद ऐसा कह दिया तो आपने भी मना नहीं किया। ठीक है, साथ चलते हैं। पर जैसे ही कदम आगे बढ़ाए, पीछे से एक और आवाज आई, जरा रुको, मेरा इंतजार करो। वो शेन मुयान थी। उसने आज एक बहुत ही प्यारी सी निटेड ड्रेस पहनी हुई थी और खुद आकर आपसे बात की। लगता है इंटरनेट की बकवास बातों को उसने दिल पर नहीं लिया था। आपने हंसकर रिस्पॉन्स दिया, पर मन में सोचा, अगर वो चंद बातों की वजह से आपसे दूरी बना लेती तो समझो कनेक्शन वहीं खत्म था। शेन मुयान ने थोड़े अफसोस के साथ कहा, लूचुआन, तुम्हारे क्लॉथ्स कपड़े मेरे कमरे में सूख रहे हैं, मौसम खराब है इसलिए अभी गीले हैं। आपने हाथ हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पर इसी बीच जांग जिनियत ने माथा सिकोड़ा और शेन मुयान को देखने लगी। सीनियर दीदी, आपने इसे कैसे साफ किया? शेन मुयान ने मासूमियत से कहा, मैंने बस पानी में डाला, लिक्विड सोप लगाया, थोड़ा सा रगड़ा, बिल्कुल साफ हो गया। जियांग जिनियत का चेहरा बदल गया। उसे हाथ से धो सकते हैं, पर पानी में छोड़ना या रगड़ना मना है, आपको नहीं पता था? शेन मुयान तुरंत घबरा गई। है, रगड़ना मना था? अब क्या होगा? 20,000 के क्लोथ्स बेकार हो गए, पर आप बिल्कुल रिलैक्स थे। कोई बात नहीं, पहनने लायक रहे तो भी बहुत है। आपका ये बेफिक्र अंदाज देखकर जियांग जिनियत भी हैरान रह गई। उसने बचपन से ऐसे लोग देखे थे जो महंगे क्लॉथ्स को भगवान की तरह संभालते थे, पर आपके जैसा इंसान कभी नहीं देखा था। वो खुद को रोक नहीं पाई और पूछा, आपको बुरा नहीं लगा? आप उल्टा चिढ़ गए, तुम इतनी बातें क्यों करती हो? जांग जिनियत तुरंत शांत हो गई। कैंटीन पहुंचकर शेन मुयान अभी भी कल रात की बात के लिए सॉरी कह रही थी। आई एम सॉरी, मैंने वहां तुम्हारे सपोर्ट में कुछ नहीं कहा। आपको कोई परवाह नहीं थी, जिसको जो कहना है कहे, मेरा क्या घट जाएगा। वो फिर भी फिक्रमंद थी। पर मैंने सुना है कि कॉलेज इस मामले को देख रहा है। आपने जैसे ही ये सुना, आपकी दिलचस्पी बढ़ गई। आपने उम्मीद के साथ पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो मुझे कॉलेज से निकाल देंगे? तभी चुपचाप बैठी जियांग जिनियत अचानक बीच में बोली, कॉलेज में कार लाने में कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस कुछ लोग जल रहे हैं। आपने घूमकर उसे देखा। ये लड़की एक ही पल में असली वजह समझ गई थी। आप मुंह चलाकर खाना खा रहे थे और दूसरे हाथ से फोन निकालकर कल रात 60,000 रुपए डाले हुए गेम को ओपन किया। स्क्रीन पर एक ही बार में सबको खत्म करने वाले कैरेक्टर को देखकर आपको समझ आया कि गेम खराब नहीं था, बल्कि पहले आपके पास इसे एंजॉय करने का पैसा नहीं था। शेन मुयान आपको हंसते देख उत्सुकता से बोली, तुम किस बात पर हंस रहे हो? आपने फोन स्क्रीन उसकी तरफ की। ये देखो, ये प्लेयर मुझसे हार गया, अब मुझे अपशब्द कह रहा है। शेन मुयान को समझ नहीं आया, कोई तुम्हें अपशब्द कह रहा है फिर भी तुम खुश हो। आपने सिंपल लॉजिक दिया, वो मुझसे जीत नहीं पा रहा, इसीलिए तो चिल्ला रहा है, मैं खुश क्यों ना हूँ। उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। उसने अपना फोन निकाला। इसका मतलब तुम्हारा गेम प्ले बहुत सॉलिड है, क्या मुझे भी साथ खिलाओगे? आपने एक लंबी सांस ली। इस गेम में किसी हुनर की जरूरत नहीं है, तो फिर किस चीज की जरूरत है? बस पैसे लगाओ और सुपर पावरफुल बन जाओ। आपने बिल्कुल सीरियस होकर जवाब दिया। शेन मुयान चकित रह गई। कितने पैसे? आपने गोलमोल जवाब दिया। वही, कुछ खास ज्यादा नहीं। उसने तुरंत तय कर लिया, तो मैं भी पैसे लगाऊंगी, तुम बस मुझे साथ रखना। उसकी समझ से गेम में कुछ 100 या 1000 रुपए लगाना ही सबसे बड़ी बात थी। तभी जोची अपनी हंसी रोकते हुए बोला, सीनियर दीदी, लूचुआन ने कल रात इसमें 60,000 रुपए लगाए हैं, मेरी मानो तो आप रहने ही दो। 60,000? शेन मुयान के हाथ से चम्मच गिरने ही वाला था। उसकी आंखें पूरी बड़ी हो गईं। उसने पास बैठे झांग मिंग से कंफर्म किया, तुम दोनों को कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? झांग मिंग ने अपने मोटे चश्मे को छुआ।
हुआ। मैं कसम खाता हूँ कि मेरी आंखें बिल्कुल सही हैं। आपने भी सीरियस होकर सिर हिलाया। कल ही नया सर्वर आया था, पहली बार पैसे लगाने पर अच्छा ऑफर था। यहाँ तक कि पास बैठी जियांग जिनियत ने भी अपनी भौहें ऊपर की। ये अमाउंट उसकी उम्मीद से भी ज्यादा था। आप पैसे के टॉपिक को और नहीं खींचना चाहते थे। आखिरी बाइट खत्म की और जाने के लिए तैयार हुए, पर तभी फोन वाइब्रेट हुआ। सर का मैसेज था, टैंग लुओचुआन, थोड़ी देर में मेरे केबिन में आओ। आपने जीभ से आवाज निकाली, ये लोग तो बहुत जल्दी आ गए। शेन मुयान तुरंत टेंशन में आ गई। सर का मैसेज है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं वहाँ गवाही दे सकती हूँ। आपने हाथ से मना किया, जरूरत नहीं है, तुम्हारे जाने से चीजें और उलझ जाएंगी। जियांग जिनियत ने आपकी तरफ एक नजर देखा और शांत स्वर में कहा, बेस्ट ऑफ लक। आप छाता तानकर आराम से एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग की तरफ चल दिए। सर के केबिन का दरवाजा खोला तो वहाँ अंदर 3 लोग बैठे थे, सर वांग जियांगुओ और 2 स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स। वांग, जियांगुओ ने सीधे मुद्दे की बात की, पता है तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है? आपने बिना किसी डर के कहा, हाँ वो कार वाला मामला। पर उनका चेहरा सख्त हो गया। सिर्फ कार की बात नहीं है, इस समय पूरे कैंपस में तरह तरह की बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है तुम रेंट की कार से शो ऑफ कर रहे हो, नकली क्लोथ्स पहनते हो और किसी अमीर औरत के सहारे हो। आपका मन तो हंसने का हुआ, लोगों की सोच कितनी आगे तक जाती है। आपने अपना गला साफ किया और पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, कार मेरी खुद की है, पूरे पैसे एक बार में दिए हैं, क्लॉथ्स भी असली हैं। रही बात किसी के सहारे होने की, तो ये बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी है। तभी पास बैठी एक लड़की जो स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर थी, उसने सवाल उठाया, एक न्यू स्टूडेंट आते ही 1 करोड़ से ऊपर की कार लेकर आता है, ये शो ऑफ नहीं तो और क्या है? आपने तुरंत पलटकर जवाब दिया, क्या अमीर होना कोई गुनाह है? तभी दूसरा लड़का जो मेंबर था, उसने भी सुर में सुर मिलाया, सुनो भाई, भले ही तुमने खुद खरीदी हो, पर ये शो ऑफ करने का तरीका सही नहीं है। आप अभी जवाब देने ही वाले थे कि तभी फोन बज उठा। आपने फोन उठाया, आई एम सॉरी, एक जरूरी कॉल है। हेलो। आपने सीधे सर और उन दोनों काउंसिल मेंबर्स के सामने कॉल अटेंड कर लिया। वो आपको अजीब नजरों से देखने लगे। उन्हें लगा कि आप में बिल्कुल तमीज नहीं है। उस लड़के ने तुरंत डांटे हुए कहा, पहले फोन काटो, जो भी बात है बाद में होगी। पर वांग जियांगुओ ने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने को कहा, इससे बात करने दो। आपने फोन पर बात सुनी, वो पोर्श के शोरूम से कॉल था। असल में आपकी बुक की हुई टाइकान और पनामेरा आ चुकी थी। आपने पहले उन्हें कॉलेज के अंदर लाने को कहा था, पर अब सीन बदल चुका था, तो अपने फोन पर निर्देश दिया, कॉलेज के मेन गेट पर रख दो, मुझे शायद गाड़ी रखने की जगह बदलनी होगी। कितना समय? 30 मिनट ना। ठीक है। फोन रखकर आप तुरंत एक सीधे साधे स्टूडेंट की तरह बन गए। आई एम सॉरी सर, थोड़ा जरूरी काम था। उस लड़की ने तंज कसा, ऐसा क्या जरूरी काम है जो कॉलेज के एक्शन से भी बड़ा है? आपने उसे इग्नोर किया, आप बस ये जानना चाहते थे कि फैसला क्या हुआ है। वांग जियांगुओ ने अपने सिर को सहलाया और धीरे से बोले, कमेटी के फैसले के मुताबिक तुम्हें 7 दिन के लिए घर जाकर अपनी गलती पर विचार करना होगा और 3000 शब्दों का माफीनामा लिखना होगा। 7 दिन। आपकी आंखों में तुरंत चमक आ गई, ये तो बम्पर लॉटरी लग गई थी। आप तुरंत खड़े हुए और बहुत ही पॉजिटिव होकर बोले, बिल्कुल सर, मैं अभी जाकर अपना सामान पैक करता हूँ, माफीनामा समय पर मिल जाएगा। आपको इतनी जल्दी गलती मानते देख वांग जियांगुओ खुद हैरान रह गए। उन्होंने अपने करियर में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स देखे थे जो बहस करते थे, पर आपके जैसा कोई नहीं देखा था। उनका दिल थोड़ा पिघल गया। वो आपकी मदद करने की सोचने लगे। लुओचुआन, तुम्हारा रिस्पॉन्स देखकर अच्छा लगा। मैं कमेटी से बात करके देखता हूँ कि क्या ये 7 दिन का समय कुछ कम हो सकता है। आपने जैसे ही ये सुना, आपके होश उड़ गए। आपने तुरंत हाथ जोड़े और झुककर कहा, सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। सीनियर मैनेजमेंट का ये फैसला बिल्कुल परफेक्ट है। वांग जियांगुओ को आपकी ये समझदारी बहुत पसंद आई। वो सीट से उठे और आपकी पीठ थपथपाई, ध्यान रखना आगे से ये गलती मत करना। उन्होंने चलते चलते एक अंदर की बात भी बताई, कॉलेज तुम्हें कार लाने के लिए सजा नहीं दे रहा, बल्कि बाहर जो इतनी अफवाहें फैल गई हैं, उसकी वजह से ये एक्शन लेना पड़ा है। आपको सर का स्वभाव अच्छा लगा, पर उन दोनों स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स से आपको सख्त नफरत हो गई थी। तो मैं अब चलता हूँ वांग सर। ठीक है, माफीनामा बस 1000 शब्दों का लिख देना। ओके ठीक है। दरवाजे से बाहर निकलते ही आप सीधे हॉस्टल की तरफ भागे और तुरंत शेन मुयान और बाकी दोस्तों को मैसेज भेजा, 7 दिन के लिए घर जाकर विचार करना है, रात को होटल का प्लान वैसा ही रहेगा। इसके तुरंत बाद आप अपने फोन पर पास के होटल्स और मकान खोजने लगे। आप अभी अपना सामान समेट ही रहे थे कि तभी फोन की घंटी बजी। क्या बात है? पोर्श शोरूम के कर्मचारी ने घबराते हुए कहा, टैंक सर, कॉलेज के गेट पर सिक्योरिटी वालों ने हमें अंदर आने तो दिया, पर गेट पर गाड़ियां रोकना सही नहीं है। अब हम क्या करें? आपको तुरंत एक आइडिया आया, तो तुम 6 नंबर क्लासरूम वाली बिल्डिंग के पास पहुंचो, मैं अभी अपनी गाड़ी लेकर आता हूँ। आप सामान लेकर नीचे आए, अपनी BMW X7 स्टार्ट की और सीधे क्लासरूम वाली बिल्डिंग की तरफ बढ़ गए। इस समय क्लास के बीच का ब्रेक था। शेन मुयान ने सेकंड फ्लोर से आपकी कार देखी और भागती हुई नीचे आई। लुओचुआन, वो थोड़ी परेशान दिख रही थी। आसपास के बहुत से लोगों की नजरें तुरंत आप दोनों पर टिक गईं। भीड़ में से कोई चिल्लाया, अरे भाई, ये तो वही लड़का है जो कल X7 लेकर आया था। आसपास बातें शुरू हो गईं। शेन मुयान सच में इसके साथ सेट हो गई क्या? उसकी आंखें देखो बिल्कुल चिपक सी गई हैं, पक्का कुछ चक्कर है। इसी बीच शेन मुयान भागती हुई आई, उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी। लुओचुआन, क्या हुआ? 7 दिन के लिए घर जाकर विचार करने को कहा है। आपने सिर हिलाया, पर वो और परेशान हो गई। तुम मुझे मुयान बुलाओ ना। उसे चिंता थी कि 7 दिन का समय बहुत ज्यादा होता है, अभी अभी शुरू हुए इस कनेक्शन में कोई दूरी ना आ जाए। उसने खुद आगे बढ़कर कहा, मैं स्टूडेंट काउंसिल वालों से बात करके देखूं क्या? पर आप बिल्कुल बेफिक्र थे। स्टूडेंट काउंसिल की क्या औकात है, ये तो कॉलेज के बड़े अधिकारियों का हुक्म है। वैसे 7 दिन का समय थोड़ा कम है। शेन मुयान एक पल के
के लिए सन्न रह गई। 7 दिन का समय भी कम लग रहा है। उसने अजीब तरीके से अपने बालों को संभाला। उसे समझ आ गया था कि अब खुद ही आगे बढ़ना होगा। उसने हिम्मत की और खुद आपको इनवाइट किया। वो परसों वीकेंड है, फ्री हो क्या? मेरी तरफ से पार्टी। आपने मजे लेते हुए पूछा, कितने दोस्त आ रहे हैं? बस हम दोनों और वांग फेंग फेंग होगी। जानबूझकर आपने उसे तंग किया। 3 लोग थोड़े ज्यादा नहीं है। वो तुरंत घबरा गई और सहमी हुई नजरों से आपको देखने लगी। बस बाहर घूमने ही तो जाना है, तुम आओगे या नहीं? आऊंगा। आप हंस पड़े। खुद सामने से आ रहे मौके को कौन छोड़ेगा? आपका हाँ सुनते ही शेन मुयान ने हिम्मत करके आपकी आंखों में देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तो फिर पक्का रहा। आप दोनों की बात पक्की ही हुई थी कि तभी एक पोर्श 911 ने तेजी से कट मारा और बहुत ही रौब के साथ क्लासरूम बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला। पास की सीट पर बैठे रूममेट ने आहिस्ता से कहा, कल दोपहर को कार वापस करना मत भूलना। जो जीव ने अपनी खुशी को दबाते हुए धीरे से कहा, पता है। अगले ही पल वो खुद को किसी बड़ी कंपनी का मालिक समझते हुए पूरे एटीट्यूड के साथ शेन मुयान की तरफ बढ़ा। शेन मुयान ने अपनी आंखें ऊपर की और धीरे से बोली, एसबी बेवकूफ। आपने जब ये अपशब्द सुना तो आप हैरान रह गए। सोचा नहीं था कि इतनी शांत दिखने वाली सीनियर दीदी ऐसी भी है। जो जीव सामने आया, आपको पूरी तरह इग्नोर किया और अपनी जेब से 2 सिनेमा के टिकट निकाले। परसों वीकेंड पर आईमैक्स थिएटर की सबसे बेस्ट सीट है। मुयान मेरा मान रख लो। शेन मुयान आधा कदम पीछे हटी और आपके साथ आकर खड़ी हो गई। इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर जो जीव मानने वाला नहीं था, उसके पीछे पोर्च खड़ी थी, इसीलिए उसका पावर बढ़ा हुआ था। उसने आपकी तरफ देखा और बहुत ही तुच्छ नजरों से बोला, भाई कार रेंट पर लेनी ही थी तो कोई ढंग की लेते। क्या तुम्हें नहीं पता लड़कियों को पोर्च पसंद होती है? आप हैरान रह गए। इस भाई का नाटक कुछ ज्यादा ही बड़ा था। आपका मन भी नहीं हुआ कि इसका सच सबके सामने लाए। जब कोई आपके सामने अजीब हरकत करे तो आप भी वैसी हरकत तो नहीं करेंगे। जो जियू अपनी कार के पास गया और आपको चैलेंज करने लगा, दोपहर को कोई क्लास नहीं है, चलें थोड़ा घूम कर आई। इसके तुरंत बाद जो जियू ने कार का गेट खोला और शेन मुयान को इन्वाइट किया, आओ थोड़ी देर बैठो। आपने अपना सिर खुजलाया। मुझसे कह रहे हो क्या? रहने ही दो। जो जियू ने माथा सिकोड़ा, पर शेन मुयान मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी। उसने तुरंत बात साफ की, मैं मुयान से कह रहा हूँ, ये कार मैंने सच में रेंट पर ली है। अगर ये ले सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ। मेरे साथ रहने पर यहाँ का परमानेंट एड्रेस मिल जाएगा और मेरे पास 2 मकान भी हैं। शेन मुयान ने थोड़ी परेशानी में अपनी भौहें सिकोड़ी। जो जियू को लगा कि बात बन गई, पर उसकी अगली बात ने उसे पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। शेन मुयान बिल्कुल सीरियस होकर बोली, तुम इंसान तो ठीक हो, पर तुम दिखावा बहुत करते हो। तुम असल में इतने खास नहीं हो, फिर भी खुद को सबसे ऊपर क्यों दिखाते हो? और सच कहूं तो तुम टांग लोचुआन के आसपास भी नहीं ठहरते। उसने एक लंबी सांस ली और पूरी तरह बरस पड़ी। मुझे पसंद करने वालों में यहाँ के लोकल एड्रेस वाले कई लोग हैं जिनकी कंडीशन तुमसे कहीं बेहतर है। तुम उनके सामने कुछ भी नहीं हो। बेवजह का दिखावा मत करो और जल्दी से ये कार वापस करके अपने पैसे बचाओ। आसपास बिल्कुल सन्नाटा छा गया। सब तमाशा देखने का मजा ले रहे थे। आपको बहुत अजीब लगा? ये तो सबके सामने बेइज्जती हो गई थी। जो जीव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो पोर्च के पास खड़ा था। गेट पर उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि हाथ की नसें दिखने लगी थी, पर उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उसने जबरदस्ती कहा, मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा, मैं बस वैसा ही हूँ जैसा मैं हूँ। शेन मुयान का गुस्सा पूरी तरह बाहर आ गया। पर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, कभी नहीं किया। प्लीज अपने दोस्तों से कह दो कि वो मुझे उस अजीब नजरिया से देखना बंद करें। मुझे कोई शर्म नहीं आती, बल्कि तुम्हारी ये हरकतें घटिया लगती हैं। आसपास के लोगों की नजरें जो जीव पर चुभने लगी। कुछ हैरान थे, कुछ मजे ले रहे थे। उसकी आवाज कांपने लगी, मुयान तुम इतनी बेरुखी क्यों दिखा रही हो? तुम मुझे मजबूर कर रही हो। शेन मुयान का स्वर शांत था। उसने नर्म होकर सलाह दी, तुम जल्दी से ये कार वापस कराओ। एक दिन का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। जो जियू ने गुस्से में सिनेमा के टिकट जमीन पर फेंक दिए और आपकी तरफ उंगली उठाकर चिल्लाया, ये भी तो कार रेंट पर लाया है, फिर सिर्फ मुझे ही क्यों निशाना बना रही हो? आपने अपनी नाक को छुआ, थोड़े असहज दिखे। अरे भाई मेरी बात सुनो, वो असल में, शेन मुयान ने तुरंत आपका बचाव किया, लूचुआन तुम्हारे जैसा नहीं है, वो सच्चा है। कार उसकी खुद की है और क्लॉथ्स भी असली हैं। जो जियू को जैसे कोई पॉइंट मिल गया हो, वो चीखा, असली है? कॉलेज ने उसे घर जाकर विचार करने की सजा दी है, फिर भी तुम कह रही हो कि ये रेंट की नहीं है। इसी बीच एक कड़क आवाज गूंजी, तुम लोग यहाँ क्या ड्रामा कर रहे हो? वांग जियांगू अपने साथ काउंसिल के 2 मेंबर्स को लेकर वहां आ पहुंचे और उनमें से एक वही था जिसने जो जियू को खबर दी थी। वांग जियांगू ने पहले आपसे जल्दी घर जाने को कहा, फिर उस पोर्श 911 की तरफ उंगली उठाकर जो जियू से सवाल किया। अभी एक मामला शांत नहीं हुआ और तुम यहाँ फिर से वही काम शुरू करने आ गए। जो जियू तुरंत घबरा गया और सफाई देने लगा, नहीं सर, दोपहर को मेरी कोई क्लास नहीं थी, मैं बस कॉलेज में अपना सामान लेने आया था। शेन मुयान ने एक ठंडी हंसी बिखेरी। उसकी आंखों में नफरत और बढ़ गई। वांग जियांगो ने लंबी सांस ली। इस समय माहौल ठीक नहीं है। अगर बात आगे बढ़ी तो 7 दिन से बड़ी सजा मिल सकती है। जो जियू लगातार सिर हिलाकर हाँ कहता रहा, पर आपने ठीक इसी समय अपनी बात रख दी। सर बात कितनी बड़ी हो सकती है? क्या कॉलेज से निकाल दिया जाएगा? आपके ये कहते ही कई बड़े बड़े कंटेनर वाले ट्रक आवाज करते हुए वहां आ पहुंचे और उन्होंने क्लासरूम की बिल्डिंग का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। आपने मन ही मन सोचा, क्या ये बात अब काफी बड़ी है? अगले ही पल उन ट्रक्स से सूट बूट पहने कई प्रोफेशनल्स नीचे उतरे। वो सीधे आपके पास आए और सम्मान के साथ झुके। टैंग सर, मैं पोर्श शोरूम से आया हूँ। टैंग सर, मैं लैम्बोर्गिनी शोरूम से हूँ, आपकी कार आ चुकी है। वांग सर ये देखकर हैरान रह गए। वो हकलाते हुए बोले, टैंग सर, जो जियू का तो दिमाग ही घूम गया।
और आसपास मौजूद भीड़ में खलबली मच गई। कंटेनर के अंदर गाड़ियां में, ये किसी के लिए पर्सनल कार की डिलीवरी है, रेंट की नहीं है। भाई साहब, ये लड़का तो सच में महा अमीर है। आप घूमे और बहुत ही सीधे बनकर वांग सर से बोले, सर मैं क्या करता, गाड़ियां आ चुकी थी और वो लोग यहीं देने की जिद कर रहे थे। इस शहर में मेरा कोई अपना घर भी नहीं है, रखने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए कॉलेज में मंगवाना पड़ा। थोड़ी देर में मैं इन्हें यहाँ से ले जाऊंगा। वांग सर वहीं बुद्ध बनकर खड़े रह गए। उनके मुंह से बस इतना निकला, अच्छा। ठीक उसी समय कर्मचारियों को ऑर्डर मिला, गाड़ियां नीचे उतारो। तीनों कंटेनर्स के पीछे के हिस्से धीरे धीरे नीचे आने लगे। पहली गाड़ी पोर्श टाइकन का पर्पल कलर लाइट में चमक रहा था। दूसरी गाड़ी पनामेरा का ब्लैक लुक हवा को चीरने के लिए तैयार था। और आखिरी गाड़ी जो आपने खास तौर पर चुनी थी, वो थी सतरंगी रंगों वाली लैम्बोर्गिनी, जिसने एक ही पल में वहां मौजूद हर इंसान की आंखें चौंधिया दी। पोर्श शोरूम के मैनेजर ने बहुत ही सम्मान के साथ ग्लव्स सामने किए, पर आपने उसकी तरफ देखा तक नहीं। अचानक आप घूमे और पूरी तरह हैरान खड़े वांग जियांगुओ को देखा। आपकी आंखें बिल्कुल सच्ची थीं। सर, मैं X7 लेकर सच में कोई दिखावा नहीं कर रहा था। कल बस BMW की ही कार तुरंत मिलने के लिए तैयार थी। वांग जियांगुओ का चश्मा नाक के नीचे खिसक आया। 8 साल के टीचिंग करियर की सारी समझ इस एक पल में चकनाचूर हो गई। वो बस हकलाते हुए बोल पाए, सर समझ सकते हैं। और उन दोनों स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स के चेहरे का रंग उड़ गया। उस लड़के को अपने अभी वाले एटीट्यूड पर इतनी शर्म आ रही थी कि उसका मन हुआ कि जमीन फट जाए और वो समा जाए। कैसा बेकार का काउंसिल मेंबर बना फिरता था, खुद को बेच देता तो भी इस कार का एक टायर नहीं खरीद पाता। उस लड़की मेंबर को भी तुरंत पछतावा हुआ कि उसने अब भी आपसे रूखा व्यवहार क्यों किया। अब तो हाथ से मौका पूरी तरह निकल चुका था, पर उसने जब पास में खोई सी खड़ी शेन मुयान को देखा तो उसका दिल बैठ गया। वो समझ गई कि दोनों में कोई मुकाबला ही नहीं है। पर आपने समय खराब नहीं किया, गाड़ियां चेक की और बहुत ही हल्के अंदाज में बोले, ठीक है, मैंने एक होटल देखा है, पहले गाड़ियां वहां पार्क कर देते हैं। इस शहर में मेरा कोई अपना घर नहीं है, तो सोच रहा हूँ पास में ही एक मकान खरीद लूं। ये सुनते ही पोर्श के मैनेजर का दिल धक धक करने लगा। मकान खरीदना इसके लिए ऐसा था जैसे सब्जी मार्केट से सामान लाना। ठीक इसी समय वांग जियांगुओ ने थके हुए चेहरे के साथ कहा कि वो कॉलेज के बड़े अधिकारियों से बात करके आपकी सजा को कैंसिल करवाएंगे। पर आप तो ये सुनकर परेशान हो गए। अरे नहीं सर, 7 दिन का समय बहुत बढ़िया है। सच में मैंने घर पर भी सबको बता दिया है। भगवान जानता है कि आपने पहले ही शानदार होटल में 7 रातों के लिए स्वीट बुक कर लिया था और इन छुट्टियों का पूरा मजा लेने की सोच रहे थे। सज्जा कैंसिल हो जाती तो आपका प्लान चौपट हो जाता, क्योंकि आपने आलीशान होटल में रिवर व्यू वाला कमरा बुक कर रखा था और इन 7 दिनों में शहर के सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट्स का खाना चखने का प्लान बना रहे थे। अगर सज्जा कैंसिल हो जाती तो क्या आपको वापस आकर क्लास में नहीं बैठना पड़ता? तभी आप घूमे और शेन मुयान से बोले, सीनियर दीदी, शाम का प्लान याद है ना, गेट पर मिलते हैं। तभी उसने तुरंत जवाब दिया, हाँ वैसे भी दोपहर को मैं फ्री हूँ। ये बात सुनते ही पास खड़े जो जियू का चेहरा तवे की तरह गर्म हो गया। उसकी वो रेंट की हुई 911 आपके इस गाड़ियों के काफिले के सामने एक मजाक लग रही थी। उसके लिए सबसे दुख की बात ये थी कि आपकी आंखों में शुरू से सिर्फ शेन मुयान थी। आपने उसकी तरफ आंख उठाकर देखा तक नहीं था। खुद को बहुत होशियार समझने वाला वो लड़का इस समय सिर्फ एक जोकर महसूस कर रहा था और शेन मुयान का ये इशारा पाकर आपने अपनी नाक को छुआ। आपका प्लान तो दोपहर को होटल में आराम करने का था, पर अगर वो फ्री है तो इसका मतलब होटल चलना है। आपने थोड़ा हिचकिचाते हुए वांग जियांगुओ की तरफ देखा। मैं दोपहर को कुछ समय के लिए होटल में रहूंगा। वांग जियांगुओ ने लंबी सांस ली। उन्हें लगा कि यहाँ और रुके तो स्टूडेंट्स को सीधे डेट फिक्स करते देखना पड़ेगा। वो बस इतना बोलकर निकले, जल्दी यहाँ से निकलो, और वो तुरंत वहां से खिसक लिए। शेन मुयान का दिमाग तेजी से चला और अचानक उसके मुंह से निकला, अरे मुझे एक बहुत ही टेस्टी क्लोथ शॉप पता है, चलोगे क्या? हाँ। आसपास मौजूद कुछ लोग हंस पड़े। टेस्टी क्लोथ शॉप, वहां घूमने जाना? उसका पूरा चेहरा लाल होते देख आपने हाथ से इशारा किया। ठीक है, फिर उसी क्लोथ शॉप की डिश ट्राई करते हैं। दोपहर को मैं तुम्हें लेने आऊंगा। इसके तुरंत बाद आपने उस सबसे शानदार सुपर कार की तरफ उंगली उठाई। जरा लैम्बोर्गिनी की चाबी मुझे दीजिए, मैं वो चलाऊंगा। इन तीनों गाड़ियों में पोर्श टाइकन 1 करोड़ 50 लाख की थी, पनामेरा 1 करोड़ 40 लाख की थी और ये लैम्बोर्गिनी तो पूरे 8 करोड़ की थी। सब मिलाकर 10 करोड़ से ऊपर का मामला था, पर ये तो आपकी एक दिन की कमाई का 10वां हिस्सा भी नहीं था। अगले ही पल लैम्बोर्गिनी का शानदार गेट ऊपर की तरफ खुला। आप सीट पर बैठे और शेन मुयान को देखकर आंख मारी। दोपहर को सिर्फ हम दोनों होंगे। हाँ, उस लड़की ने बिना किसी संकोच के जवाब दिया। उसकी आंखों में पूरा भरोसा था। वो लगातार आपका चेहरा देख रही थी। इन महंगी गाड़ियों के बीच उसने मन ही मन पक्का कर लिया था कि वो आपको सिर्फ टाइम पास नहीं करने देगी। जैसे ही इंजन की तेज आवाज हुई, आप पूरे कॉलेज को हैरान करते हुए वहां से तेजी से निकल गए। आपको जाते देख शेन मुयान घूमी और बहुत ही आराम से जो जियू से माफी मांगी। जियू, मैंने अभी कुछ ज्यादा ही कह दिया, आई एम सॉरी। पर ये माफी उसकी बची खुची इज्जत को भी खत्म करने वाली चोट साबित हुई। जो जियू के आंसू निकल आए उसे जाते हुए देख वो पूरी तरह टूट गया। दूसरी तरफ क्लास में पहुंची शेन मुयान ऐसे बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने अपना फोन
फोन निकाला और मुस्कुराते हुए दोपहर की डेट का प्लान बनाने लगी। ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए वरना मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी। वो पहले आपको खाना खिलाना चाहती थी ताकि दोनों का लेवल बराबर रहे और ये साबित हो सके कि वो पैसों के पीछे नहीं भागती। पास बैठी वांग फेंग फेंग की आंखें खुली रह गईं। मोयान, वो तांग ल्यूचुआन तो बहुत ही कमाल का निकला यार। पर तभी रूममेट ली जाकी ने जलन के साथ बीच में टोक दिया। अमीर लोग बहुत कंजूस होते हैं, महंगी कार लेकर नकली क्लोथ्स पहनने वाले भी बहुत घूमते हैं। कल रात तक वो पूरे भरोसे से कह रही थी कि आपके क्लोथ्स नकली हैं। इस समय जलन की भावना उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अचानक ली जाकी ने उसे आवाज दी, मोयन तुम सच में उसके साथ बाहर जा रही हो? हाँ सुनने के बाद उसने तुरंत अपनी आवाज धीमी की और पास आकर सावधान किया। मेरी मानो तो थोड़ा संभल कर रहना, ऐसे अमीर लड़कों को मैंने बहुत देखा है। थोड़ा सा पैसा क्या आ जाता है, हर जगह जाल बिछाने लगते हैं तुम जैसी सीधी लड़कियों को फंसाने के लिए। शेन मुयान के हाथ एक पल के लिए रुक गए। उसे सोच में पड़ता देख ली जियाखी ने अपनी बात को और वजन देने के लिए अपने एक अमीर पूर्व मित्र का उदाहरण सामने रखा जिसके पास महंगी कार थी। शुरुआत में वो मेरे पीछे तांग ल्यूचुआन से भी ज्यादा पागल था, पर नतीजा क्या निकला? काम होते ही उसने बात करना बंद कर दिया और किसी दूसरी लड़की के पास चला गया। शेन मुयान ने अपनी बात रखी, लूचुआन वैसा इंसान नहीं है। पर ली जियाखी ने तुरंत पलटकर कहा, तुम उसे सिर्फ 2 दिनों से जानती हो। ली जियाखी को लगा कि उसकी सहेली ना समझी कर रही है। उसने लगातार सवाल दागना शुरू कर दिया, इतने बड़े अमीर लड़के के आसपास लड़कियों की कमी होगी क्या? वो तुम्हारे साथ ही इतना अच्छा क्यों है? उसे तुमसे क्या चाहिए? सिर्फ इसलिए ना क्योंकि तुम खूबसूरत हो? इतनी सी बात समझ नहीं आ रही? इन बातों ने शेन मुयान को शांत कर दिया। उसे याद आया कि कैसे आपने बिना सोचे BMW के लिए पैसे चुका दिए थे, कैसे गेम में 60,000 रुपए उड़ाने की बात को मामूली बताया था। पैसे को लेकर आपका ये बेफिक्र अंदाज सच में उसकी सोच से परे था। सामने वाले को थोड़ा कमजोर देख ली जियाकी ने तुरंत एक लंबी सांस ली और अपनी असली चाल चली। दोपहर को मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं सब चीजें नोटिस करूंगी कि उसका इरादा क्या है। अगर वो सचमुच अच्छा हुआ तो मैं खुद सपोर्ट करूंगी और अगर वो चालू निकला तो मैं तुम्हें मुसीबत से बचा लूंगी। शेन मुयान थोड़ी हिचकिचाई, पर मैंने उससे कहा था कि सिर्फ हम दोनों होंगे। तभी ली जियाखी ने अपना सबसे बड़ा तीर चलाया और डराते हुए बोली, सोचो अगर दोपहर को वो तुम्हें किसी होटल में ले गया तो? कमरे के अंदर जाने के बाद तुम बाहर नहीं आ पाओगी और अगर थोड़ी ड्रिंक वगैरह हो गई तो फिर समझो। अच्छे से सोच लो। होटल का नाम सुनते ही शेन मुयान का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। यहाँ तक कि हमेशा उसका साथ देने वाली वांग फेंक फेंक को भी ली जियाची की ये बातें सही लगी और उसने भी सहमति में सिर हिला दिया। इस तरह अपनी दोनों सहेलियों की बातों में आकर शेन मुयान का मन तो नहीं था, फिर भी उसने हाँ कह दिया। पर आपको इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। आप आराम से होटल के 40,000 वाले आलीशान कमरे में लेटे हुए आराम फरमा रहे थे। तभी फोन पर टिन से आवाज हुई और स्क्रीन पर साफ साफ शेन मुयान का भेजा हुआ मैसेज दिखा, क्या दोपहर के बाद मैं अपनी रूममेट को भी साथ ला सकती हूँ? फोन पर 2 बिल्कुल अलग तरह के मैसेज देखकर आप एकदम चकित रह गए। एक मैसेज शेन मुयान का था जिसमें लिखा था कि उसकी रूममेट दुनिया देखने के लिए साथ आने की जिद कर रही है। दूसरा मैसेज उस बर्फ जैसी ठंडी जियांग जिनियत का था जिसने पूछा था कि आप क्लास में क्यों नहीं आए? आपने ज्यादा सोचे बिना पहले बहुत ही शांत होकर शेन मुयान को 2 शब्दों में जवाब दिया, ठीक है, वैसे भी लड़कियों का सतर्क रहना बिल्कुल सही बात है, इसे समझा जा सकता है। इसके बाद आपने जियांग जिनियत के मैसेज को देखा, आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उंगलियों से तुरंत टाइप करके रिप्लाई भेजा, दिखावा करने के चक्कर में कॉलेज से निकालकर घर भेज दिया गया हूँ, 7 दिन तक विचार करना है। इस समय क्लासरूम में बैठी जियांग जिनियत बहुत बोर होकर कंप्यूटर देख रही थी। पास में बैठा चेन हाउ नाम का एक लड़का जो खुद को इसी शहर का लोकल निवासी बताता था और जिसे गोल्फ खेलना पसंद था, वो जबरदस्ती उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। जियांग जिनियत, आज शाम को हमारा हॉस्टल और आपका हॉस्टल साथ में खाना खाने जा रहे हैं, तुम चलोगी? पर जियांग जिनियत ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और ठंडे स्वर में बोली, नहीं जा रही, किसी से मिलने का समय तय है। किससे? तांग लुआन। ये नाम सुनते ही चेन हाउ का दिल बैठ गया और उसका चेहरा एकदम अजीब हो गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जियांग जिनियत आपसे मिलने वाली है। तभी चेन हाउ ने हार ना मानते हुए बात उठाई, वो शायद शन सीनियर दीदी के साथ सेट हो चुका है ना? वो इस बात से जियांग जिनियत को सचेत करना चाहता था ताकि वो पीछे हट जाए, पर जियांग जिनियत ने सिर्फ पता नहीं कहकर उसका मुंह बंद कर दिया। फिर भी चेन हाउ शांत नहीं हुआ। उसने एक और बड़ा गॉसिप सामने रखा, मैंने दूसरों से सुना है कि तुम्हारा भी उसके साथ चक्कर चल रहा है, सच है क्या? ये बात सुनते ही आसपास के लड़के एकदम चुप हो गए और कान लगाकर सुनने लगे। तभी जियांग जिनियत को गुस्सा आ गया। वो शर्माई नहीं बल्कि सीधे चेतावनी देते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ क्लासमेट है, मेरे बारे में फालतू बातें मत फैलाओ। चैन हाओ फिर भी नहीं माना। उसने सलाह दी कि शाम को आपको भी खाने पर बुला लेते हैं, पर जियांग जिनियत ने उसे एक अजीब नजर से देखा और कहा, तुम खुद ही उससे बात कर लो। अब चेन हाओ पूरी तरह चुप हो गया। उसमें आपसे बात करने की हिम्मत कहाँ थी? महीने का 6,500 का उसका पॉकेट मनी आपके सामने तो कुछ भी नहीं था। उसने डरते डरते पूछा, तुम लोग शाम को कहाँ खाना खाने जा रहे हो? होटल का नाम रॉयल बैंक्वेट। सिर्फ ये नाम सुनकर ही उसका सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। वहाँ एक बार के खाने का बिल कम से कम कुछ हजार और ज्यादा से ज्यादा कुछ लाख तक जाता था। उसके पास तो शेयरिंग में भी पैसे देने की हैसियत नहीं थी। ठीक इसी समय जियांग जिनियत ने फोन उठाया कि देखें आपका कोई रिप्लाई आया या नहीं। जब उसने आपका वो मैसेज देखा कि दिखावा करने के चक्कर में कॉलेज से निकालकर घर भेज दिया गया हूँ, 7 दिन तक विचार करना है, तो वो बर्फ जैसी शांत रहने वाली लड़की अपनी हंसी रोक नहीं पाई। वो ऐसे मुस्कुराई जैसे बर्फ पिघल गई हो
और आसपास चोरी छिपे देख रहे लड़के उसे बस देखते ही रह गए। पर अगले ही सेकंड उसने अपने चेहरे के भाव बदले, फिर से शांत हो गई और उंगलियों से तुरंत टाइप किया। अच्छा हुआ। ये भेजने के बाद उसने थोड़ा सोचा और एक और लाइन जोड़ी, शाम को रॉयल बैंक्वेट में मिलना है, क्या मैं तुम्हारी क्लास की बुक्स साथ ले आऊं? असल में आपने पहले ही उसके दिल का एक ताला खोल दिया था और अब दूसरा ताला खोलने की तैयारी थी। ये सब करने के बाद जांग जिनयत ने पहली बार उसकी तरफ देखकर एक छोटी सी मुस्कान बिखेरी और धीरे से कहा, तांग लोचवान को कॉलेज से घर भेज दिया गया है, आपका मैसेज तुरंत वापस आया, माचिस से जलाकर राख भेज देना। जांग जिनयत की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने तुरंत एक शब्द भेजा, भागो यहाँ से। फोन रखकर वो फिर से वैसी ही सबसे अलग रहने वाली सुंदर लड़की बन गई, जिसका एटीट्यूड साफ कह रहा था कि जिसके पास पैसा और हैसियत नहीं है वो दूर रहे। पर उसे क्या पता था कि इस समय आप एक बड़े से बिस्तर पर आराम से लेटे हुए पास के मकान खोज रहे थे। फ्लैट 400 स्क्वायर मीटर से बड़ा, 3 करोड़ 785 स्क्वायर मीटर, 5 करोड़, विला 20 करोड़, पर वो बहुत सुनसान जगह पर था। आपने बहुत देर सर्च किया और आखिर में तय किया कि कॉलेज के पास ही 5 करोड़ वाला एक बड़ा फ्लैट ले लेते हैं जहां से नदी का सुंदर नजारा दिखता हो। तभी फोन पर एक और मैसेज आया। वो आपकी क्लास के ग्रुप से इन्विटेशन था। तांग लोचवान, शाम को सब साथ खाना खाने जा रहे हैं, क्लास की पार्टी है, आओगे क्या? आप एक पल के लिए सोच में पड़ गए। आप तो शाम को शेन मुयान से अच्छी बातें करने की सोच रहे थे। भले ही आप चालाक इंसान नहीं थे, पर सुंदरता किसे पसंद नहीं होती, बस साथ रहो और जिम्मेदारी निभाओ। आप अभी मना करने ही वाले थे कि ग्रुप में मैसेजेस की बाढ़ आ गई। कहाँ जाना है, किस समय मिलना है, पास में एक अच्छा ढाबा है, रेट भी सही है, या फिर किसी अच्छे रेस्टोरेंट चलते हैं, एक पर्सन का 300 रुपए आएगा, वो भी ठीक है। बहुत महंगा है, मेरे पास पैसे नहीं है, एक पर्सन का 100 रुपए के अंदर वाला ही फिक्स करो। ग्रुप में 100-200 रुपए के लिए बहस होते देख आप पूरी तरह हैरान रह गए। ये लोग 5 करोड़ का फ्लैट खरीदने का मन बना चुके इंसान को 100 रुपए वाले डिनर पर ले जाने की बात कर रहे थे। ग्रुप में 100 रुपए के लिए मची इस बहस को देखकर आपके चेहरे पर एक मुस्कान आई। इस समय भी लोग दिखावा कर रहे थे, आप सीधे मना करने ही वाले थे कि तभी आपको टैग करने वाले मैसेजेस की लाइन लग गई। दर्जनों मैसेज जैसे सबने मिलकर प्लान किया हो, टैंग लोचवान आओ ना, सब आपका वेट कर रहे हैं। टैंग भाई हमारी बात रख लो, सब क्लासमेट ही तो हैं। आपकी आंखें फड़कने लगी। ये सब लोग असल में आपसे कनेक्शन बनाना चाहते थे। लड़कियां मौका खोज रही थीं और लड़के अपना रास्ता साफ करना चाहते थे। तो आपने सीधे टाइप किया, ठीक है फिर मैं अपने साथ कुछ लोगों को ला सकता हूँ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ग्रुप में तुरंत सब खुश हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी अपनी फीमेल फ्रेंड को ला रहा हूँ। हाँ हाँ, जिसके पास पार्टनर है वो ला सकता है। ये सब सेट करके आपने तुरंत शेन मुयान को मैसेज भेजा, प्लान बदल गया है, शाम का रॉयल बैंक्वेट का प्रोग्राम अब क्लास की पार्टी में बदल गया है, तुम मेरे साथ चलो। शेन मुयान ने तुरंत रिप्लाई किया, आपकी क्लास की पार्टी है, मेरा आना सही नहीं लगेगा। उसका रिप्लाई देखकर आपने स्क्रीन पर उंगलियों से टाइप किया, सबने कहा है कि पार्टनर को ला सकते हैं, कई क्लासमेट लेकर आ रहे हैं। पार्टनर, ये शब्द देखते ही फोन के उस पार बैठी शेन मुयान ने फोन को कस कर पकड़ लिया और ध्यान से देखने लगी। उसने अभी हाँ नहीं कहा था और आपने भी साफ साफ नहीं बोला था, पर इस अपनेपन के एहसास ने उसे अंदर तक छू लिया। पास बैठी वांग फेंग फेंग ने कुछ अजीब नोटिस किया और तुरंत पास आई। क्या बात है? शेन मुयान हिचकिचाते हुए बोली। उसने कहा है कि क्लास में पार्टनर को लाने की अनुमति है। वांग फेंग फेंग की आंखें तुरंत बड़ी हो गई और वो मुस्कुराने लगी। बहुत बढ़िया मुयान, इतनी जल्दी बात आगे बढ़ गई। ऐसा नहीं है हम अभी। शेन मुयान का चेहरा एक लाल सेब की तरह हो गया। पर तभी ली जेकी ने ठंडे स्वर में उसकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कहा, मुयान अच्छे से सोच लो, उसकी पार्टनर बनकर जाने का मतलब है कि रिश्ता पक्का मान लिया जाएगा। अगर वो धोखेबाज निकला तो तुम बाद में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। शेन मुयान अपने होठों को चबाते हुए सोच में पड़ गई, पर अगले ही पल उसकी आंखों में एक फैसला दिखा। उसे एक साफ जवाब चाहिए था, तो उसने तुरंत रिप्लाई किया, मैं चल सकती हूँ, पर मैं वहाँ किस हैसियत से चलूंगी? उसने सवाल आपकी तरफ डाल दिया। उसे लगा कि आप थोड़ा सोचकर जवाब देंगे, पर किसी को क्या पता था आपका रिप्लाई तुरंत आया, कोई खास हैसियत नहीं है। इस एक मैसेज ने उसे पूरी तरह हैरान करके रख दिया। वांग फेंग फेंग को तुरंत गुस्सा आ गया। इस इंसान का क्या मतलब है? मजाक कर रहा है क्या? बेकार इंसान है। ली जाकी ने भी आग में घी डालते हुए कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, एक बार में पूरी कहानी समझ नहीं आएगी, आगे का सीन देखने के लिए इंतजार करना होगा। पर आपको इस सब ड्रामे की कोई जानकारी नहीं थी। आप आराम से होटल के 40,000 वाले आलीशान कमरे में लेटे हुए आराम से हाथ पैर फैला रहे थे।